नमस्कार। आज मैं आपके साथ मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स के संबंध में जो समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त है या जो भ्रष्टाचार हो रहा है या जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उस विषय में हल्का सा चर्चा करूँगा। और ये मेरे ध्यान में, वैसे तो मैं हर अपने वीडियो में भ्रष्टाचार के विषय में ज़्यादातर बताता हूँ, और ये मैं इसीलिए आपके साथ ये वीडियो ला रहा हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पर एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जो बहुत सारे देशों में, लगभग 180 देशों में कितना भ्रष्टाचार चल रहा है उसके बारे में सर्वे करती है, और अपनी स्टडी के बाद फिर वो एक रैंकिंग देती है। और उसमें जो सबसे कम जिसके पॉइंट आते हैं, 100 पॉइंट देते हैं। 100 पॉइंट में जिसके मतलब जितने कम होंगे वो उतना ज़्यादा भ्रष्ट होगा। तो उसमें 0 से 1 से लेके 100 तक है, या 0 से लेके 100 तक है ये। और तो उसमें जो सबसे टॉप, जो 2024 लास्ट ईयर के लिए ये सर्वे था, तो 2024 में डेनमार्क जो है, वहाँ सबसे कम भ्रष्टाचार था। उसकी 100 में से 90 अंक थे, रेटिंग अंक थे, तो वो नंबर वन पे, यानी ईमानदारी में नंबर वन पे था। और अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया में भ्रष्टाचार इन इस जो ये जो इनका सर्वे है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में भ्रष्टाचार साल दर साल पिछले 3 साल से बढ़ रहा है। अभी जो इस वर्ष जो इंडिया के पॉइंट हैं, वो 38 पॉइंट है 100 में से। और उसका जो भ्रष्टाचार में या कि ये ईमानदारी में, वो 96 96वें नंबर पर है। और अगर लास्ट ईयर की बात करें, तो वो 39 उसके पॉइंट्स थे, तब वो 93 नंबर पे था 180 देशों में। उससे पिछले साल 2022 की बात करें, तो 40 उसके रेटिंग जो अंक थे वो थे। और वो उस वर्ष और नीचे था, मतलब कम था उसमें, तो 40 22 में, और फिर 23 में 39, और गत वर्ष जो 24 है उसमें 38। यानी कि अभी जो लास्ट ईयर की जो सर्वे के अकॉर्डिंग 96 नंबर पे, 96 नंबर पे हम हैं ईमानदारी के ये ईमानदारी के मामले में। तो और जो डेनमार्क है उसके 90 अंक हैं, वो पहले स्थान पे है ईमानदारी के मामले में। तो वास्तव में अगर मैं अपने अनुभव से देखूं, जो समाज में मैं देख रहा हूं, तो हमारे देश में भ्रष्टाचार बहुत है। और मैं तो खास तौर से मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम्स के विषय में देखता हूँ। मेरी 20 साल से ज़्यादा की उम्र ये एक अप्रूव सर्वेयर के तौर पे काम करते हुए बीती है। और मैंने देखा है, शुरुआती साल में तो नहीं, लेकिन मैं पिछले 10-12 साल से तो मैं बहुत अध्ययन कर रहा हूँ कि यहाँ बहुत भ्रष्टाचार है। और सबसे खास बात यह है कि नियम कायदे कानून बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप किसी गलत आदमी की शिकायत करेंगे, तो या उसकी गलतियों के लिए शिकायत करेंगे, तो वहाँ सुनवाई होना बहुत मुश्किल है। यहाँ सुनवाई नहीं है, और जो न्यायिक सिस्टम है वो बहुत सुस्त है, बहुत उसमें डिले लगती है, और एक खर्चीली प्रक्रिया है। तो न्यायिक सिस्टम में लोग इतना जाना पसंद नहीं करते हैं, या जाना नहीं चाहते हैं, बचते हैं। इसी चीज़ का यहाँ फ़ायदा है, फ़ायदा उठाते हैं लोग और भ्रष्टाचार करते हैं। जिन लोगों को उस भ्रष्टाचार को रोकने की ज़िम्मेदारी है, उनको शिकायत भी करो, सबूत के साथ भी करो, तो भी सुनवाई नहीं होती। जैसे मोटर ओडी इंश्योरेंस में देखिए, इसमें 3-4 पक्ष होते हैं। एक इंश्योर्ड, एक इंश्योरेंस कंपनी, और एक अगर गाड़ी रिपेयर के लिए जाती है, मुख्यतः एक रिपेयरर। तो 3 तो ये हो ही गए, 3 पक्ष हैं। और चौथा साहब इसमें अप्रूव्ड सर्वेयर मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के लिए। तो मैं देखता हूँ चारों तरफ ही बहुत अक्सर गलत हो रहा होता है। कभी इंश्योर्ड गलत कर रहा होता है, बेईमानी पे होता है। कभी बीमा कंपनी बेईमानी पे होती है। कभी अप्रूव्ड सर्वेयर भी बेईमानी पे होते हैं और लॉजिकल काम नहीं कर रहे होते। और
जो उनकी ज़िम्मेदारी तय है सर्वे रेगुलेशन में, जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या कोड ऑफ कंडक्ट डिफाइंड है उनके लिए, उसका पालन नहीं कर रहे होते। और कभी-कभी वर्कशॉप भी जो है वो सही से काम नहीं कर रही होती। तो ये 4 लोगों का मेन इस मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स में अधिकांश मामलों में वो रहता है। तो लेकिन ये नहीं है कि सारे ही लोग खराब हैं, बहुत सारे लोग बहुत सही हैं। इंश्योरेंस कंपनी में भी बहुत लोग अच्छे हैं, और इंश्योर्ड भी बहुत सारे अच्छे हैं, और वर्कशॉप भी बहुत सारी बहुत अच्छी हैं, और अप्रूव्ड सर्वेयर्स भी बहुत सारे अच्छे हैं। हाँ, ये है कि मैं खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ जो जो नॉलेज है, जो मोटर ओडी इंश्योरेंस की जो नॉलेज होनी चाहिए, वो बहुत जो प्रॉपर नॉलेज है वो थोड़ी सी कम है। तो इसको बढ़ाने की दिशा में प्रयास होना चाहिए। इसी के लिए एक संस्थान भारत सरकार ने इसला बनाया था, और इसला का मुख्य काम जो अप्रूव्ड सर्वेयर्स हैं इन्हीं की ये संस्थान या इंस्टीट्यूशन था। और इसका मुख्य काम जो अपने अप्रूव्ड सर्वेयर साथी बंधु हैं उनको समय समय पर उनको एजुकेशन देना और उनको जो नॉलेज लेवल को बढ़ाना था। लेकिन वो अभी उतने प्रॉपर तरीके से वो काम नहीं कर सका, उसकी कुछ इंटरनल वजह है, खैर वो मुद्दा नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखते हैं समाज में, ये मैं इंश्योरेंस ही नहीं कह रहा, तो भ्रष्टाचार तो हमारे देश में है, और काफ़ी है। मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम्स की बात करें, अगर मैं अप्रूव्ड सर्वेयर की बात करूं, तो इंश्योर्ड अगर उनसे सर्वे रिपोर्ट मांगेगा तो अधिकांश अप्रूव्ड सर्वेयर सर्वे रिपोर्ट इंश्योर्ड को नहीं देते। कोई उसको कॉन्फिडेंशियल बताएगा, और कोई कहेगा आप बीमा कंपनी से लीजिए। जबकि जो सर्वेयर रेगुलेशन 2015-20 है उसमें अप्रूव्ड सर्वेयर की जिम्मेदारी है इंश्योर्ड को सर्वे रिपोर्ट की एक कॉपी देने की, और जो कि अ, आजकल सॉफ्ट कॉपी के रूप में ईमेल पे व्हाट्सएप पे दी जा सकती है, क्योंकि सभी लोगों के पास ये चीज़ें होती हैं। लेकिन मोस्टली सर्वेयर्स नहीं देते, कुछ लोग देते हैं। दूसरा, अप्रूव्ड सर्वेयर को एक निष्पक्ष एंटिटी होती है, लेकिन निष्पक्षता और कभी-कभी विशेषज्ञता भी जो इंश्योरेंस से रिलेटेड है वो भी मैं मिसिंग देखता हूँ, जो कि सही बात नहीं है। और सर्वेयर को निष्पक्ष तो होना ही चाहिए, और उसी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जो उसके लिए सर्वे रेगुलेशन 2015-20 में ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज तय हैं, उनके अकॉर्डिंग उसको काम करना चाहिए। बीमा उसका काम है क्लेम विषय पे जो भी है एडमिसिबिलिटी और असेसमेंट पे रिकमेंडेशन देना, और इंडिपेंडेंटली देना। उसमें बीमा कंपनी की मर्जी पसंद नहीं पूछना, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग करना। तो अगर ये सर्वेयर अपना काम ईमानदारी या निष्पक्षता दोनों के साथ करें और विशेषज्ञता के साथ करें, तो बहुत सारी दिक्कतें और बहुत सारा जो भ्रष्टाचार है वो मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम से दूर हो सकता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि भविष्य में अप्रूव सर्वेयर की में सुधार हो, और संस्थान जो है वो बेहतर काम करे, और सही दिशा में अप्रूव्ड सर्वेयर प्रोफेशनल्स काम करें जो समाज में उपयोगी हों। और इंश्योर्ड के लिए मैं कहूँगा, अगर मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम आता है तो वो चूँकि भ्रष्टाचार है, और सिस्टम सिस्टम में भ्रष्टाचार है, ये तो सच्चाई है। लेकिन हमें इसी समाज में रहना है, और इसी समाज में रहते हुए हमें अपना हक या न्याय भी लेना है। अगर मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम है तो उस विषय में अपना जो भी वाजिब हक है वो लेना है। तो हमें होशियारी से, बुद्धिमानी से, चतुराई से काम लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं बेईमानी के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। होशियारी, चतुराई, चालाकी, इनसे काम लीजिए। तो हो सकता है कि आप अगर शुरुआत से ही आप होशियार रहेंगे, सजग रहेंगे और सही तरीके से प्रयास करेंगे, तो शायद आपको बीमा कंपनी को या जो भी संबंधित लोग हों, किसी को आपके साथ बेईमानी करने का अवसर ही ना मिले या कर ना सके। तो मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूँ कि अभी मुझे कुछ दिन, 4-5 दिन ही हुए होंगे शायद, या 4 दिन ही हुए होंगे। एक साहब का फ़ोन आता है
नोएडा से। और उनकी एक टाटा नेक्सॉन गाड़ी जो कि 2018 मॉडल थी, वो बता दें कि साहब वो उनकी गाड़ी अभी 4 फरवरी को एक्सीडेंट हो गई। उसके बाद उन्होंने गाड़ी को सेम डे वर्कशॉप में पहुंचा दिया, टाटा डीलर वर्कशॉप पर। और सब गाड़ी का जो एस्टिमेट है वो वर्कशॉप ने लगभग 3 लाख रुपए बताया। बीमा कंपनी को एक प्राइवेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी, तो उनको क्लेम इंटीमेट किया। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट आईआरडीए अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट किया। अप्रूव सर्वेयर साहब ने सर्वे किया। उसके बाद साहब जो सर्वेयर साहब हैं और जो इंश्योर्ड के बीच बातचीत हुई, सर्वेयर साहब का कहना था साहब ये तो टोटल लॉस होगी गाड़ी, जो कि 3 लाख का खर्चा है। इस गाड़ी की जो आईडीवी थी वो 3,77,000 समथिंग थी। और इसका अगर हम 75% करते हैं तो 2,83,000 समथिंग आता है। तो अगर 3 लाख रिपेयर खर्च है तो वास्तव में ये 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा है। तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होगा। तो अब जो ये साहब थे ये बोले साहब मैं वर्कशॉप मैंने सर्वेयर साहब से कहा साहब आप मुझे 75% क्या और उससे कम ही दे दो, 70% भी दे दो, बाकी जो खर्च होगा मैं दे दूंगा। तो आप इसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल ना करो। ये सब फोन पे उनका कम्युनिकेशन हो रहा था। सर्वेयर साहब का कहना था कि नहीं साहब ये गाड़ी चूंकि एस्टिमेट ज़्यादा है तो टोटल लॉस पे ही होगी। इसकी जो भी रैक वैल्यू वगैरह लगेगी उसके बेसिस पे फिर आगे का डिसीजन लिया जाएगा। और जो ये कह रहे थे कि साहब 70% ही दे दो, उस पे वो एग्री नहीं कर रहे थे। तो मामला डिस्प्यूटेड था। इन्होंने साहब मेरे से संपर्क किसी माध्यम से किया। जब ये सब बातें बताई तो मैंने कहा साहब अगर आपकी गाड़ी का रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी से कम है तो गाड़ी आपकी पार्शियल लॉस है, यानी रिपेयर होकर ठीक होगी। और अगर ज़्यादा है तो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, फिर इंश्योरेंस कंपनी उसे टोटल लॉस बेसिस पे सेटल करेगी। और जो गाड़ी आपकी है उसकी जो रैक वैल्यू होगी उसे उसमें आपको आईडीवी के अकॉर्डिंग जो पेमेंट करना है उसमें एडजस्ट करेंगी। पर मैंने क्या मोस्टली हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है इन प्राइवेट सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में इस तरीके के क्लेम को सेटल करने के लिए। और कई बार वास्तव में जो गाड़ी है वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस नहीं होती, 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा रिपेयर खर्च ही नहीं होता। लेकिन बीमा कंपनी और अप्रूव सर्विस दोनों मिलकर उस अब बीमा कंपनी की इस क्लेम में नेट लाइबिलिटी को कम करने के लिए ज़बरदस्ती कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम डिक्लेयर करते हैं और उसे टोटल लॉस बेसिस पे इलीगल मैनर में सेटल करते हैं। यानी कि वो गाड़ी को जिसे रैक वैल्यू बोल रहे हैं या सैल्वेज वैल्यू बोल रहे हैं, उसे रैक के तौर पे ना बेच के एक गाड़ी के तौर पर बेच देते हैं। उसमें उसको काफ़ी उसमें आपसे ब्लैंक 28, 29, 30 जो भी आरटीओ फॉर्म है उन पे साइन कराएंगे और किसी अनजान कबाड़ी को बिकवा देंगे। आपसे एक एफिडेविट 100 रुपए के उस पे बनवाएंगे, उसमें सारी जिम्मेदारी आप पर डाल कर लिखवाएंगे। तो ये तो एक गलत तरीका है, इसकी तो मैं किसी को सलाह देता नहीं हूँ। हाँ, अगर आरसी कैंसिलेशन करके करेंगे उस पे बीमा कंपनी मानेगी नहीं। चूंकि रैक को अगर रैक डिस्पोज करनी है तो या सर्विस डिस्पोजल करना है तो आरसी कैंसिलेशन के साथ ही होना चाहिए। उसमें वैल्यू काफ़ी कम आएगी और बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी ज़्यादा आएगी। तो बीमा ये जो अपनी नेट लाइबिलिटी कम करने के लिए इलीगल तरीके अपनाने लगती है। तो मैंने कहा इन्होंने मेरे से इस मामले में प्रोफेशनली मदद ली। और फिर मैं इनकी गाड़ी को साहब देखने गया। मैंने इनकी गाड़ी देखी और चूँकि मैं तो एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ और मुझे बेसिक जो नॉलेज है पार्ट्स जो भी डैमेज हैं नहीं है, तो मैंने वो गाड़ी को पूरा देखा थॉरोली। और एक-एक पार्ट की कीमत और वो मैंने लेबर वगैरह जो आइडिया लगाया वो लगभग 2,30,000 रुपए का मुझे लगा कि 2,30,000 में रिपेयर हो जाएगी, जो लगभग 61% बैठता है आईडीवी का। तो उसके बाद साहब हमने जो है
बीमा कंपनी को मेल की कि साहब ये पार्ट्स हैं इस गाड़ी में, मुख्यतः जो है टर्बो चार्जर डैमेज हो गया था, उस पर इम्पैक्ट आया था, बम्पर सामने से ये ट्रक के पीछे लगी थी, हेडलाइट एलएस टूट गई थी, बम्पर टूट गया था, और बैटरी भी टूट गई थी इसकी, और ईसीएम जो है वो भी टूट गया था, जो फ्यूज बॉक्स है वायरिंग का वो टूट गया था, और ऑटो सेंसर जो होता है लैम्डा सेंसर इसमें बोलते हैं, वो ऊपर वाला एक वो बैंड हो गया था। इसमें कैटलिक कन्वर्टर जो महंगा पार्ट है, एक तो ये और एक टर्बो चार्जर, दो महंगे पार्ट डैमेज हुए थे। और बाकी तो बम्पर के ग्रिल्स और क्रॉस वगैरह या जो ये अपन फ्रंट मेंबर्स हैं ये डैमेज थे, बोनट और लेफ्ट फेंडर। बाकी और शायद फ्रंट विंड स्क्रीन ग्लास ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। तो ये इसमें डैमेज था जो हमने सारा जोड़ा, तो और जो रिपेयर किया जा सकता था उसको रिपेयर करके तो 2,30,000 के आसपास वो बैठ रहा था। तो फिर उसके बाद हमने बीमा कंपनी को मेल की कि साहब हमें गाड़ी की ज़रूरत है, कई दिन से गाड़ी खड़ी हुई है, 4 फरवरी का ये एक्सीडेंट था। और सर हमने पूरी डिटेल पार्ट वाइज वहाँ लिखी, उनका अमाउंट लिखा और एक अप्रोक्सीमेट लेबर लिखी, और उसका मतलब ब्रेकअप दिया पूरा, 2,30,000 है जो इतना है, और ये पार्शियल लॉस क्लेम है इस नज़रिए से, और हम भी पार्शियल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट चाहते हैं। उसके बाद साहब जैसी ये मेल गई तो बीमा कंपनी और जो सरवीर साहब है वो हरकत में आए। उन्होंने वर्कशॉप से पूछा भाई कितना खर्चा ये वो। वर्कशॉप ने पहले वर्बली 3 लाख खर्चा बताया था सर्वेयर साहब को, लेकिन कोई एस्टिमेट नहीं दिया था। तो अब उसके बाद जब ये मेल गई तो फिर वर्कशॉप ने भी जो हमने कैलकुलेट किया था वही लगभग एक एस्टिमेट बना के उनको दिया, और उसके अगले से अगले दिन ही अप्रूव सर्वेयर साहब का फ़ोन आ गया, और वो 2,30,000 के रिपेयर अप्रूवल के लिए सहमति दे रहे थे। वैसे तो 2,83 जो है, 2,83,000 का तक पार्शियल लॉस होता है, और ये कोई कंडीशनल अप्रूवल देने की कोई शर्त नहीं होती। ऐसा अप्रूव सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन वो खैर कंडीशनल कह रहे थे भाई 2,30 में कर लो। तो हमने फिर देखा कि चलो ठीक है, सर्वियर साहब का फ़ोन आया, इनका मान सम्मान रखते हैं और हम लगभग इतने पैसे में इस गाड़ी को रिपेयर करा लेंगे। तो हमने उसके लिए सहमति दे दी, और उसके बाद उनका वर्कशॉप को रिपेयर अप्रूवल आ गया, और बीमा कंपनी की ओर से भी मेल आ गई, और गाड़ी में रिपेयर का काम शुरू हो गया। तो ये हमने क्या ये जो इंश्योर्ड है, होशियारी चालाकी से, ये चतुराई से काम लिया, कोई बेईमानी नहीं की, और जो बीमा कंपनी को शुरुआत में जो एक्चुअल खर्च बताया एस्टीमेट को जानबूझ के जो ब्रेकअप वो ज़्यादा दिया ही नहीं, जो ज़रूरी है जो आवश्यक है सिर्फ वही दिया। हाँ, हमने कोई पार्ट छोड़ा नहीं कि वैसे ही हम छोड़ दें, सारे पार्ट हमने गिने, जो रिपेयर हो सकता था उसे रिपेयर काउंट किया, जो नया और जो नया डलना है वो नया डलेगा, उसके लिए कोई नहीं। लेकिन 2,30,000 भी काफ़ी अमाउंट है, और ये गाड़ी रिपेयर हो जाएगी, अब रिपेयर का काम चल रहा है, हो सकता है ये गाड़ी 10-15 दिन में रिपेयर हो जाएगी, इंश्योर्ड को गाड़ी मिल जाएगी। और बाय द वे अगर 2-4-5 हज़ार एक्स्ट्रा हो भी जाए तो उसके लिए इंश्योर्ड एग्री कर रहा है। वो पहले भी एग्री कर रहा था, लेकिन पहले सर्वेयर साहब इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अगर इस गाड़ी को विद आरसी यानी कि विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ए कार बेचते तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छे पैसे में बिकती, तो बीमा कंपनी की जो नेट लाइबिलिटी है वो काम आती। लेकिन यहाँ होशियारी चतुराई चालाकी से काम लिया, तो पहले ही मामला हल हो गया और गाड़ी रिपेयर बेसिस पे सेटल हो रही है। रिपेयर का अप्रूवल मिला, यानी पार्शियल लॉस बेसिस पे सेटल होगी। तो इस तरीके से जो समाज में या मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम में भ्रष्टाचार है, तो हो सकता है आज की तारीख में सबके पास गाड़ी है, सबके मिलने वाले या कुछ भी, और इंश्योरेंस क्लेम से वास्ता पड़ता रहता है। तो थोड़ा सजग रहिए, सतर्क रहिए, और सही तरीके से उसको जानिए क्लेम को, और उस विषय में सवाल रखिए, और राइटिंग में रखिए, राइटिंग में शिकायत कीजिए अगर कोई है, या राइटिंग में पूछिए।
और अगर आप सजग और थोड़ी-सी नॉलेज रखेंगी, तो जो सामने आपके बीमा कंपनी या सर्वेयर साहब हैं, वो आपको जवाब देते हुए या कुछ करने से पहले सोचेंगे कि सामने वाले को नॉलेज है। अगर नॉलेज नहीं है, तो फिर उल्लू बनाने का भी एक सोच होती है कुछ लोगों की, कुछ भी बोलेंगे, लेकिन अगर आपको नॉलेज होगी, तो फिर आपको जल्दी से वो गलत बात नहीं बोलेंगे। तो आज का जो मेरा वीडियो वो यही भ्रष्टाचार, मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम और उसको कैसे डील करें, ये एक उदाहरण था। आप इसी तरीके से और कोई भी क्लेम होता है मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम के संबंध में, अगर आपका सामना भ्रष्टाचार से हो रहा है या कुछ गलत से हो रहा है, तो उसको सही तरीके से डील कीजिए और अपना हक लीजिए। तो बस आज का वीडियो यही है। नमस्कार।